ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जहां पे आज बताया गया है कि जो महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर हैं श्री राहुल नरवेकर जी, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फैसला दिया है, कि इम्पॉर्टेंट अपना वर्डिक्ट दिया है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ टाइम पहले जो शिवसेना है उसकी उसकी जो उसके अंदर स्प्लिट हुआ था, जो दो धड़े उसमें हो गए थे। एक जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे के साथ जो है, और दूसरा वो सेक्शन जो श्री एकनाथ शिंदे, जो इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके साथ के उनके बीच में स्प्लिट हुआ था। और कंप्लेन की गई थी, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उन्होंने कंप्लेन की थी कि इन्होंने जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए शिंदे और उनके बाकी सपोर्टर्स को। लेकिन फैसला उल्टा आया है। फैसला ये आया है, जो महाराष्ट्र के स्पीकर है उन्होंने कहा है कि जो शिंदे, एकनाथ शिंदे की जो फैक्शन है वही असली शिवसेना है। ये बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा फैसला है महाराष्ट्र विधानसभा के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, और बहुत बड़ा एक तरह से सेटबैक है उद्धव ठाकरे की शिवसेना साइड के लिए। अब हालांकि वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे और शायद कोर्ट वगैरह में जाएंगे। तो हमारे पास आज एक टॉपिक है समझने के लिए, और मैं उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई एग्जैक्टली जो स्पीकर है उसका रोल क्या होता है, स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। इंडियन पॉलिटी सिंप्लीफाइड की सीरीज में आपका स्वागत है। बात करेंगे स्पीकर की, चाहे वो विधानसभा का स्पीकर हो या फिर लोकसभा का स्पीकर हो, मोर और लेस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो रोल है, वो काफी हद तक सिमिलर है। तो आप अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करना। जीएस पेपर 2 में, मेंस में काम आएगा, और प्रीलिम्स में भी बहुत ज्यादा इसके आने के चांसेस हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं आज हमारे इसकी। और साथ साथ में दोस्तों, अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पहला लेक्चर है वो लाइव हो चुका है, जरूर देखिएगा। फ्री में अगर आपको तैयारी करनी है अपने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि श्री एकनाथ शिंदे के फेवर में ये फैसला गया है, और स्पीकर जो है उन्होंने फैसला दिया है कि जो ये 30 एमएलए हैं जिनको डिस्क्वालीफाई करने की मांग की थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार ने, वहां पे वो फैसला उनके हक में नहीं गया। और स्पीकर ने एक बड़ा फैसला यहां पे दिया और कहा कि जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, जो उनके साथ एमएलए खड़े हैं, वही असली शिवसेना है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना का भी एक तरह से यहाँ पे आपको स्प्लिट जो है वो जस्टिफाई नजर आएगा। अब ये पूरा मामला जो है उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीकर के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार स्पीकर कौन होता है, स्पीकर की रोल्स क्या है, स्पीकर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर। देखो भाई, एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि जो इंडियन जो मॉडल है गवर्नेंस का, जो भारतीय सरकार जो फॉलो करती है, गवर्नमेंट की जो जो स्ट्रक्चर जिस तरह से बनाया गया पार्लियामेंट का, हम फॉलो करते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल को। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली वेस्टमिंस्टर जो है दोस्तों एक जगह है, इट्स अ लोकेशन। ये वो जगह है जहां पे यूके की पार्लियामेंट है। अब आप सब जानते हैं कि यूके के ही पार्लियामेंट मॉडल को इंडिया ने फॉलो किया है। यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। जैसे यूएसए के अंदर तो प्रेसिडेंट मॉडल है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां पे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है, और जो गवर्नर है और जो प्रेसिडेंट है उनके पास में नॉमिनल पावर्स है, रियल पावर्स हमारे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, राइट। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल अगर कोई पूछे तो यूके का ये पार्लियामेंट्री मॉडल है। वेस्टमिंस्टर वो जगह जहां पे यूके की पार्लियामेंट स्थित है। तो हम भी वही सेम मॉडल को फॉलो करते हैं, और हमारे वेस्टमिंस्टर मॉडल में लिखा गया है, बताया गया है कि जो आपकी संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसका अंदर जो भी काम होगा, उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, अल्टीमेटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस पार्लियामेंट के, वो होते हैं स्पीकर। जी हाँ, स्पीकर की जो पार्लियामेंट की सारी प्रोसीडिंग्स का जो जिम्मेदारी है, जो काम दिया गया है, वो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर को दिया गया है। इसी स्पीकर के पावर और रोल को क्लैरिफाई करते हुए जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में एक बहुत खास बात कही थी जो आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि देखिए, जो स्पीकर होता है ये एक्चुअली उस पर्टिकुलर हाउस की, उस लोकसभा की और विधानसभा की डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है, उस हाउस की फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। और जो हाउस है, जो पार्लियामेंट है,
वो एक्चुअली देश को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पीकर सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी स्पीकर होता है विधानसभा का या लोकसभा का, वो है सिंबल ऑफ कंट्रीज फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है कि कितना बड़ा कितना ऊंचा पद है स्पीकर का। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पदों में, तो छठा सबसे सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पद माना गया है संविधान के हिसाब से। इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको चर्चा यहां पे करके मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज हम समझेंगे इन डेप्थ रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारे स्पीकर की, और किस तरह से इस रोल को पूरा किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं स्पीकर लोकसभा की। देखिए ये जो पर्टिकुलर जो पोस्ट है दोस्तों, हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 93 की, तो आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 178 की बात करें तो उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है उसके स्पीकर के बारे में मेंशन किया गया है। तो लोकसभा आप सबको पता है, लोकसभा जो है हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारे देश की। और उसके अंदर जो स्पीकर को चूज किया जाता है, क्योंकि स्पीकर ही वो शख्स है, वो पर्टिकुलर पोस्ट है जो पूरे हाउस का डे टू डे फंक्शन को देखता है। इनफैक्ट किसी भी जो जब भी कभी नई नई संसद गठित की जाती है चुनाव के बाद, जो पहला सबसे पहला काम होता है किसी भी हाउस का, किसी भी पार्लियामेंट या विधानसभा का, वो उस स्पीकर को चूज करना होता है। दैट इज द फर्स्ट एक्ट जो की जाती है, बिकॉज स्पीकर के चूज करने के बाद ही बाकी सारी प्रोसीडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या स्पीकर संवैधानिक पोस्ट है? बिल्कुल है जी, स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। मैंने बताया संविधान में आर्टिकल्स में इसको मेंशन किया गया है, लोकसभा स्पीकर के बारे में और विधानसभा स्पीकर के बारे में। तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब जो स्पीकर होता है, इट इज गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और उसमें अलग से स्पीकर के क्या रोल है, क्या सब कुछ स्पीकर के बारे में जो है बताया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर, और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस लोकसभा के अंदर क्लेरिफाई किया गया है कि आखिर जो भी काम करेगा स्पीकर, वो इन पर्टिकुलर रूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से किया जाएगा। तो ये मेंशन जो है ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है। अब देखिए मैं आपको बता रहा था, जो स्पीकर की जो पोस्ट है उसकी जो इंपॉर्टेंस आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि एक हमारा वारंट ऑफ प्रेसिडेंस होता है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब होता है एक ये एक तरह से हायरार्की होती है। ये हायरार्की है किस चीज की? इंपॉर्टेंट पोस्ट की भी। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोस्ट देश में कौन सी है? तो देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों। और कई बार ये आपको इस पे एमसीक्यू आ जाता है कि बताइए सही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है। तो आपको ये बात थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है संविधान में, जो संविधान के हिसाब से बताई गई है, वो है प्रेसिडेंट की पोस्ट। प्रेसिडेंट को सबसे, बिकॉज कहते हैं ना द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसको इनको माना जाता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट। उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आते हैं। चौथे पे जो गवर्नर है स्टेट के, अपने अपने स्टेट के जितने भी गवर्नर हैं, वो नंबर 4 पे आते हैं। उसके बाद नंबर 5 रखा गया है जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जो पहले पुराने जितने प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको नंबर 5 पे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और 5A के अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, हालांकि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हम कभी कभी पावर के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये पोस्ट को क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, एक टाइम पे देवीलाल जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन संवैधानिक पोस्ट नहीं होती, इसलिए 5A के अंदर ऐड किया गया है। छठे नंबर पे आप जरा ध्यान से गौर फरमाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे जो सीजीआई साहब हैं वो। और छठे नंबर पे ही आते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे डायरेक्टली एमसीक्यू आएगा, फिर मुझे मत बोलना बताया नहीं था सर। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा आते हैं छठे नंबर पे। जो सातवीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसके अंदर जितने भी कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, वो जो भी चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, अपने अपने स्टेट के, वो भी 7वें नंबर पे। अभी जो नीति आयोग के जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, वो भी 7वें नंबर पे आएंगे। इससे पहले जितने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे, वो भी 7वें नंबर पे आते हैं। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, इनको भी 7वें नंबर पे रखा गया है वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से। और 7A ये भी बाद में ऐड किया गया है,
जितने भी हमारे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं उनको 7A की कैटेगरी में रखा गया है हायरार्की पोस्ट के हिसाब से। तो समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद भी कई और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है नंबर है, जैसे कि जो 8वां नंबर है, जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या प्लेनिपोटरी ऑफ हाई कमिश्नर कॉमनवेल्थ, वो सब इसके अंदर आते हैं। अगर कोई चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, अपने स्टेट के अलावा कहीं और इसका चार्ज है, वो गवर्नर ऑफ द स्टेट, यहाँ पे आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। 9वें नंबर पे जजेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। 9A में यहाँ पे यूपीएससी के जो चेयरमैन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को भी 9A पे रखा गया है। उसके बाद 10वां जो नंबर होता है, उसमें आपके डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर स्टेट के, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, अभी तो खैर ये नीति आयोग बन गया यहाँ पे, तो प्लानिंग कमीशन नहीं, अब ये नाउ इट हैज बिकम द नीति आयोग, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन के और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी 10वें नंबर पे आते हैं। 11 पे रखा गया है अटॉर्नी जनरल, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, जितने भी एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिकली आपके जो हाईएस्ट पोस्ट है किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए, वो होती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट जो प्रिंसिपल कैबिनेट सेक्रेटरी की उनको मिलती है। तो ये 11 पोस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू में डायरेक्टली आ जाते हैं। अब आते हैं वापस हमारे जो स्पीकर की हम लोग बात कर रहे थे, वापस स्पीकर के ऊपर आते हैं। तो देखिए हमारे संविधान में इस स्पीकर की जो पोस्ट है, जो ऑफिस है स्पीकर का, इसको खूब सारी पावर दी गई है। अब जहां पावर दी गई है, ऑफ कोर्स वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर बहुत आती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्पीकर के ऊपर कि सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को ठीक ठाक तरीके से, स्मूथ तरीके से वो चलाए। संविधान में लिखा गया है, बताया गया है कि जो स्पीकर है उसकी जितनी भी सैलरी है, स्पीकर की जो सैलरी है, स्पीकर के जो अलाउंसेस जो होते हैं, इनको कभी भी पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं किया जाएगा। मतलब आप इनको, ये इसके चार्जेस फिक्स होते हैं, कभी भी इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। स्पीकर की सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट कभी कम नहीं कर सकता। और जो सैलरी, जो पर्क बेनिफिट स्पीकर को दिए जाएंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से डायरेक्टली चार्ज किए जाएंगे। अब बात सुनिए, इसका मतलब क्या है? ये ठीक वही प्रोविजन है जो हमारे सभी जजेस को दिया जाता है, ताकि जजेस इंडिपेंडेंट होकर के, बिना पार्लियामेंट की चिंता करके, बिना किसी राजनीतिक दबाव में आके काम करें। देखिए क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे स्पीकर है ना, तो मोस्टली स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का बनता है, ठीक है ना। एक ऐसा ऐसा भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक ट्रेंड चल पड़ा है। एक बाय जो है हमारा अभी जो चल रहा है बाय कन्वेंशन, स्पीकर मोस्टली जो होता है, ऐसा नहीं कि कभी रूलिंग पार्टी का ही हमेशा होना चाहिए, कभी कभी उसके अलावा भी हुआ है, वो भी एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका जो रूलिंग पार्टी है उसका होता है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि यूके की अगर बात करें, यूके के अंदर अगर किसी इंसान को स्पीकर बनना है, तो उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि उसको अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है। पार्टी मेंबरशिप को छोड़ करके वो स्पीकर बनेगा, ताकि स्पीकर जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में न्यूट्रल रह के काम कर सके। लेकिन इंडिया में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक स्पीकर होते हुए भी अपनी पार्टी की मेंबरशिप को बरकरार रख सकता है। यहां थोड़ा सा जो है एक लूप होल है, जहां पे कभी कभी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या सच में स्पीकर न्यूट्रल होकर काम कर रहा है या फिर अपने पार्टी के दबाव में आके काम कर रहा है। लेकिन एनीवेज, स्पीकर को इंडिपेंडेंट रखने के लिए उसकी सैलरी अलाउंसेस को डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया गया है। अगर कभी बाई चांस स्पीकर ना हो, तो डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हाउस का फंक्शन जो है चलाएगा। मान लीजिए कभी स्पीकर भी नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं है, तो हमारे पास एक पैनल होता है जिसके अंदर जितने भी सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं उनको रखा जाता है, और दोनों की एब्सेंस में उसी पैनल में से किसी भी एक व्यक्ति को हम बना सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। जो टेम्परेरी इंटरिम जो स्पीकर है वो बनाया जा सकता है, जो आपका काम यहाँ पे चलाएगा। अब बात करते हैं भैया इलेक्शन कैसे होता है। जो स्पीकर है, किसी भी स्पीकर का इलेक्शन कैसे किया जाएगा और वो कैसे चूज किया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो इलेक्शन का देखिए, वैसे तो कोई अलग से कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई है, कोई ऐसा कुछ नहीं बताया गया हमारे संविधान में कि भैया स्पीकर बनने के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा तो कुछ अलग से मेंशन नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि स्पीकर वही व्यक्ति बन सकता है जो मेंबर ऑफ द हाउस होगा। मतलब या तो वो एमएलए होना चाहिए विधानसभा का स्पीकर बनने के लिए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होना चाहिए पार्लियामेंट लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका कोई और अलग से जो है
क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मेंशन की गई है। अगर मैं बात करूं हाउस स्पीकर की, जब उसको इलेक्ट किया जाता है, जब भी कभी हाउस अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, स्पीकर को चूज करता है, ध्यान रखना है वो एकदम सिंपल मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ होता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि भैया जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से, मान लीजिए 100 मेंबर हैं तो मेजोरिटी आपकी 51 होनी चाहिए, तो दैट इज सिंपल मेजोरिटी। एक स्पेशल मेजोरिटी होती है जो कहती है भाई 2/3 मेंबर जो है कम से कम वोट डालें उतना उसके पास हो, और 50% से ज्यादा जिसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी में जितने भी लोग प्रेजेंट है, मान लीजिए अगर कल को 80 लोग प्रेजेंट होंगे तो 80 लोगों के हिसाब से 41 हो जाएगी स्ट्रेंथ। अगर 70 लोग प्रेजेंट है लेट से तो 36 हो जाएगी, दैट इज अ सिंपल मेजोरिटी। यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं बात कर रहा था कि यूजुअली ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो स्पीकर बनता है। ये प्रोसेस कई सालों से चलती आ रही है और इसी को अब बाय डिफॉल्ट एक प्रोसेस मान लिया गया है, लेकिन हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर ऑलवेज हैज टू बी फ्रॉम रूलिंग पार्टी, नो इट इज नॉट। ये सिर्फ एक प्रोसेस इवॉल्व हुई है जहां पे रूलिंग पार्टी नॉमिनेट कर देती है इनफॉर्मल कंसल्टेशन करके, बाकी लीडर्स से और पार्टी से, वो फॉर्मेलिटी के नाम पे होता है। जिस सरकार के पास मेजोरिटी है वो अपना स्पीकर जो है बना देती है। एक बार डिसीजन हो जाए, द नेम इज नॉर्मली प्रपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, नॉर्मली इस नाम को जो है अब करते हैं। कन्वेंशन ये इंश्योर करती है कि एक बार अगर स्पीकर बन जाए तो स्पीकर एंजॉय करता है रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द हाउस। मतलब स्पीकर बनने के बाद वो सिर्फ एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टी को उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये बाय डिफॉल्ट आपको जो है यहाँ पे समझना है। अब जैसे मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है जहां पे मेंबर रूलिंग पार्टी को बिलोंग ना करते हुए भी ऑफिस, स्पीकर के ऑफिस में चुने गए हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जीएमसी बाला योगी और दूसरे मनोहर जोशी। ये दोनों ही जो जो मेंबर्स थे ये ऑपोजिट पार्टी को बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने 12th और 13 लोकसभा में जो है एनडीए सरकार के टाइम पे, जिस टाइम एनडीए 1 की जो सरकार थी वहां पे बीजेपी के साथ में ये काम करके किया था। लेकिन ये दोनों जो है एक शिवसेना के थे और एक टीडीपी दल के जो है मेंबर थे। एक बार आप स्पीकर बन गए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी होते हैं वो आपको आपकी सीट तक एस्कॉर्ट करते हैं। लोकसभा, एक बहुत खास बात ध्यान रख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा विधानसभा दोनों का सेम केस है, अगर ये भंग हो जाए किसी वजह से, स्पीकर तब भी अपने ऑफिस में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक अगली नई असेंबली का नया स्पीकर नहीं चुना जाता। तो तब तक का जो काम है, बचा हुआ काम है, वो स्पीकर संभालता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो भी स्पीकर अपने ऑफिस में रहता है उसकी पहली मीटिंग, अगली नई असेंबली की पहली मीटिंग होने तक। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपको कोई बोले कि यार स्पीकर को रिमूव कैसे करना है, अगर एक बार स्पीकर बन गया उसको हटाने का क्या प्रोविजन है? देखिए नॉर्मली स्पीकर की जो टर्म होती है वो लोकसभा की टर्म के साथ या विधानसभा की टर्म के साथ मैच करती है, तो वो भी 5 साल के करीब रखी गई है। हालांकि अगर संविधान ने ये पावर दी है हमारे लोअर हाउस को, लोअर हाउस मतलब यहाँ पे लोकसभा को पावर दी गई है, विधानसभा को पावर दी गई है, अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल हटा सकते हैं, रिमूवल का प्रोविजन है। कैसे हटाया जाएगा स्पीकर को? स्पीकर को आप हटा सकते हो, सिंपली आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है और रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी से। अब देखो यहाँ पे वर्ड सिंपल मेजोरिटी यूज नहीं किया गया, प्लीज नोट करें। यहाँ पे वर्ड सिंपल मेजोरिटी नहीं है, इफेक्टिव मेजोरिटी है। मतलब 50% से ज्यादा जो स्ट्रेंथ है हाउस की वो पास करे उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को। और ये प्रोविजन आर्टिकल 94 96 के अंदर दिया गया साफ तौर पे कि कैसे हटाना। तो अगर कल को आ जाए क्वेश्चन कि स्पीकर को हटाने के लिए बताओ कौन सी वाली मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी कम से कम 50% से ज्यादा की स्ट्रेंथ हो और उसमें जो है मेजोरिटी आपकी आए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजोरिटी। बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी जरूरत पड़े तो स्पीकर खुद भी रिजाइन दे सकता है, और अपना रेजिग्नेशन वो किसको देता है? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? ऑप्शन दे देंगे, बताइए चीफ जस्टिस को देगा या जो प्रेसिडेंट को देगा, किसको देगा? तो आंसर बहुत सिंपल है सर, डेप्यूटी स्पीकर। जी हाँ, एक स्पीकर अपना इस्तीफा डेप्यूटी स्पीकर को सबमिट करता है। और ऐसा हुआ था, और अभी तक एक ही एग्जाम्पल, हमारे एक ही स्पीकर है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, ओनली स्पीकर जिन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन किया था।
और ये वही है, ही इज द ओनली पर्सन जो स्पीकर थे और आगे चल करके इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसके लिए इन्होंने रिजाइन किया था। तो ध्यान रखना है, नीलम संजीवा रेड्डी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, ओनली पर्सन जिन्होंने रिजाइन किया और आगे चल करके प्रेसिडेंट बने। ये कभी कभी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं पावर की। भाई बहुत पावर है लोकसभा स्पीकर के पास, तभी इतने बड़े बड़े फैसले वो लेता है। कौन कौन सी पावर जरा समझिए। तो संविधान में ही बहुत सारा कुछ मेंशन किया गया है। एक स्पीकर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। देखिए, जो स्पीकर होता है वो एक ऐसा शख्स, एक ऐसा जो पोस्ट है, जितनी भी मीटिंग है लोअर हाउस की, लोकसभा की, उन सबको प्रिजाइड ओवर करने का वही प्रिजाइड ओवर करेगा, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। मतलब आसान भाषा में समझो, जो स्पीकर होता है वही बिजनेस कंडक्ट करता है लोकसभा का, विधानसभा का, और इंश्योर करता है कि सारा काम जो विधानसभा लोकसभा का है वो डिसिप्लिन के साथ हो और डेकोरम के साथ हो। और स्पीकर को ये हक दिया गया है कि उसका काम है, अगर अगर कहीं पे जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके राइट्स और प्रिविलेजेस को बचाने का काम भी लोकसभा विधानसभा दोनों ही के स्पीकर की बात करें तो जितने भी मेंबर हैं उस हाउस के, उनके राइट और प्रिविलेजेस को बचाने का काम भी स्पीकर को दिया गया है। वो डिसाइड करेगा। अगर कभी ऐसा कोई डाउट आता है, कहीं पे लगता है कि किसी के राइट वायलेट हो गए या किसी ने प्रिविलेज का गलत फायदा उठाया, तो वो फैसला कौन करेगा? यहाँ पे आपका स्पीकर को ये फैसला करने को बोला गया है। इनफैक्ट स्पीकर अपनी वोट का इस्तेमाल भी कर सकता है। नॉर्मली फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता है, मगर अगर जरूरत पड़े, अगर कहीं पे कोई डेडलॉक फंस गया है, कहीं पे जो है अगर ऐसा कोई वोटिंग हो रही है जहां पे यस और नो दोनों बराबर हो गए हैं, तो उस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए सेकेंड इंस्टेंस के अंदर स्पीकर वोट करेगा। ध्यान रखना, पहले इंस्टेंस में, पहली बार में वोट नहीं करेगा। अगर सिंपल वोटिंग है तो बोला भाई, वो बोलेगा चलो वोटिंग कर लो, अगर उससे फैसला हो गया स्पीकर कभी वोट नहीं डालता। लेकिन अगर डेडलॉक हो गया, अगर मान लीजिए कहीं पे 50-50 की सिचुएशन आ गई, तो भैया फिर एक वोट डलेगा स्पीकर का जो उस डेडलॉक को ब्रेक कर देगा। ऑफकोर्स या तो वो हाँ की तरफ जाएगा या फिर ना की तरफ जाएगा, और वो एक इम्पार्शियल तरीके से ऐसा काम करेगा, ऐसा संविधान में मेंशन किया गया है। अब मान लीजिए एक चीज और है यहाँ पे समझने वाली। कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड यहाँ पे यूज आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, एक वर्ड पढ़ो। वर्ड है जी कोरम, कोरम ऑफ द हाउस। ये वर्ड सुनिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोरम ऑफ द हाउस? कोरम का मतलब होता है जितनी आपकी टोटल स्ट्रेंथ है। जैसे मान लीजिए मैं टोटल स्ट्रेंथ की बात करूं, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 545। तो 545 टोटल मेंबर में कोरम क्या होता है? जो कोरम की बात करते हैं, कोरम का मतलब है कम से कम मिनिमम 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। मतलब हाउस का काम तभी चलेगा जब कम से कम 55 मेंबर, 55 एमपी होने चाहिए। जब तक 55 मेंबर नहीं होंगे तो कभी भी हाउस के अंदर कोई काम नहीं होगा। और उस कोरम को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर, कि अगर कभी कभी कोरम नहीं है, मतलब 55 एमपी से नीचे अगर एमपी मौजूद है, तो उस हाउस को एडजर्न कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। और जब भी काम होना चाहिए जब आपका कोरम हो, कम से कम 10% टोटल स्ट्रेंथ हो हाउस की, लोकसभा विधानसभा दोनों केसेस में। और ये किसकी जिम्मेदारी है? स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर जो है आपका एजेंडा भी डिसाइड करता है। जो स्पीकर है उसका काम है कि आज जो भी मीटिंग होगी पार्लियामेंट के अंदर, उस पार्लियामेंट की मीटिंग का क्या एजेंडा होगा उसको भी डिसाइड करने का काम स्पीकर को दिया गया है। स्पीकर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है कि जितने भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर लिखे गए हैं, लोकसभा के रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, उन सबको इंटरप्रेट करने का काम भी स्पीकर का है। जो स्पीकर उन रूल्स के बारे में समझता है, जो फैसला स्पीकर देगा वो फैसला माना जाएगा। तो यहाँ पे स्पीकर का देखिए कितना बड़ा रोल है, पूरे हाउस के अंदर डेकोरम मेंटेन करना, उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, कोरम को इंश्योर करना, एजेंडा डिसाइड करना, और रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स को भी इंटरप्रेट करने का काम स्पीकर को दिया गया है। अगर कहीं पे कोई भी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए है जो अनरूली बिहेवियर कर रहा है, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, तो स्पीकर को यहां तक पावर दी गई है कि वो उन एमपीज को पनिश कर सकते हैं, उनको जो है सस्पेंड वगैरह कर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है, अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड। जो आज की जो न्यूज है वो यही न्यूज थी दोस्तों, जो डिमांड थी उद्धव ठाकरे जो पार्टी की तरफ से, कि उनको जितने 30 एमएलए गए थे
दूसरी पार्टी में जाकर के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो अगर कहीं पे आप सब लोगों ने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। जो हमारा जो 10th शेड्यूल है, ये बहुत खास चीज है दोस्तों। 10th शेड्यूल जो है 1985 में लाया गया था, और ये जो 10th शेड्यूल है इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन का कानून। आया राम गया राम हिंदी में बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन का लॉ है जहां पे कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चुनी हुई जो लोग हैं वो अपनी पार्टी अगर बदलते हैं गलत तरीके से, उनको पनिश करने का, उनको डिस्क्वालीफाई करने की पावर जो है वो स्पीकर को दी गई है। अब एक क्वेश्चन है, क्या स्पीकर अगर इस केस में डिस्क्वालीफाई करे, क्या ये लोग अपील कर सकते हैं? क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पहले ये प्रोविजन था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, लेकिन अब 1973 के बाद से हर फैसले का, हर एक चीज का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बट द पॉइंट इज, आपको समझना है कि कितने सारे पावर यहाँ पे स्पीकर को जो है दोस्तों दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस चीज में एक और पॉइंट आपको समझना है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो भी दूसरी पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, अगर उनको कोई भी मोशन, आपके हाउस में कोई भी मोशन पास करवाना है, मोशन ऑफ एडजर्नमेंट, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ सेंसर, कोई भी अगर मोशन लाना है संसद के अंदर, तो पहले किसकी परमिशन चाहिए होती है? स्पीकर की। अगर स्पीकर परमिट करेगा तो ही वो मोशन लाया जा सकता है उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा डेडलॉक हो जाए जहां पे मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सहमति ना हो। अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई झगड़ा है और एक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रोविजन दिया गया है जॉइंट सीटिंग का। मतलब हम दोनों हाउस की इकट्ठे जॉइंट सीटिंग कर सकते हैं, जिसमें सारे लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर इकट्ठे एक साथ बैठेंगे और जो आपस में बातचीत होगी। जॉइंट सिटी के अंदर, जॉइंट सीटिंग के अंदर कौन प्रिजाइड करेगा? हमेशा स्पीकर प्रिजाइड करेगा, क्योंकि आपको पता है, आप समझते हैं कि नॉर्मली राज्यसभा के लिए चेयरमैन होते हैं, और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, और लोकसभा का अपना खुद का स्पीकर होगा। लेकिन कभी अगर जॉइंट सीटिंग की बात हो जाए तो चेयरमैन का रोल खत्म, पूरा पावर, पूरा कंट्रोल स्पीकर के हाथ में जॉइंट सीटिंग करवाने के लिए। अगर एक बार मनी बिल ट्रांसमिट हो जाता है लोअर हाउस से अपर हाउस में, स्पीकर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोर्सिंग ऑन सर्टिफिकेट ऑफ द बिल। ये कौन डिसाइड करेगा? ध्यान से सुनिए। अगर कोई बिल है, मनी बिल आप लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, जहां पे मेंशन किया गया है मनी बिल के बारे में। अब वो कोई भी अगर बिल आया है सरकार की तरफ से, वो सरकार का जो बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला भी स्पीकर का है। और स्पीकर के, अगर स्पीकर ने किसी बिल को मनी बिल कर दिया, तो मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास लिटरली कोई पावर होती नहीं है। अगर किसी बिल को मनी बिल बता दिया गया तो सारा पावर, सारा पास का जो काम है वो लोकसभा अपने हिसाब से कर लेती है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 14 दिन के लिए डिले कर सकता है। जो 14 दिन के लिए उनको बिल दिया जाएगा उसको खाली टाइम पास कर सकते हैं, और कोई पावर नहीं है मनी बिल होने के बाद। अभी बड़ा क्लासिक एग्जांपल था, कितने सारे बिल, जैसे आधार बिल था, आधार वाला बिल था, ये सब बिल जो है जो स्पीकर ने मनी बिल कह करके पास करवा दिए, और उसके बाद राज्यसभा का कोई काम उसमें हुआ नहीं। तो देखिए, बात समझिए कि ये स्पीकर के पास ये पावर है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। उसका जो डिसीजन है दोस्तों वो फाइनल होता है। बहुत ध्यान से सुनिए। बस एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को छोड़ दे, अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को जरा छोड़ें, तो उसके अलावा जितने भी मोशंस हैं जो भी हाउस के अंदर आएंगे, वो आ सकते हैं ओनली आफ्टर द स्पीकर परमिट देम। एक नो कॉन्फिडेंस का ऐसा मोशन होता है जिसके लिए आपको स्पीकर की परमिशन नहीं चाहिए। उसके अलावा जितने मोशन आएंगे सब में स्पीकर की परमिशन लगती है उसके बाद, और स्पीकर ही है जो डिसाइड करेगा कि किस लीडर को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मानना है कि नहीं मानना है। देखो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के भी कुछ पर्टिकुलर रूल हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस पर्टिकुलर पार्टी का आएगा, उस ऑपोजिशन पार्टी का आएगा जिसके पास मिनिमम 10% MP होंगे। जैसे अभी मान लीजिए, अगर हमारे हमारे जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास अगर 55 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो उनके लीडर को बाय डिफॉल्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान लिया जाता। मगर हमारे कांग्रेस के पास 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे पिछले लोकसभा में, तो किसको लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटस देना है, नहीं देना है? और आप जानते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है दोस्तों। लीडर ऑफ ऑपोजिशन
जो है बहुत सारी सिलेक्शन कमिटीज का पार्ट होती है। बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को जब जो चूज किया जाता है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एज ए मेंबर वहां पे शिरकत करते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक पूरा दर्जा दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर का। जो जितना एक पर्क और सब कुछ कैबिनेट मिनिस्टर का होता है वो सारे बेनिफिट लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मिलते हैं। और एक स्ट्रांग वॉइस होती है ऑपोजिशन की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, वो किसको स्टेटस देना है नहीं देना है ये फैसला भी स्पीकर करता है। स्पीकर क्या जो है उसकी उसी की कंट्रोल में होती है, उसी की जुरिडिक्शन में जितनी भी आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनती, ध्यान रखिए जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनेंगी उन सब के ऊपर कंट्रोल किसका, सबके किसकी जुरिडिक्शन में आएंगी जी, स्पीकर की आएंगी। आप रूल्स कमेटी बनाओ, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाओ, आप जनरल पर्पस कमेटी बनाओ, ये सब स्पीकर के जुरिडिक्शन में काम करती हैं। स्पीकर ही इनफैक्ट नॉमिनेट करेगा इन सभी बॉडी, इन सभी कमिटीज का कौन चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन का नाम सजेस्ट करने का काम भी आपके स्पीकर का है, वही बताएगा कौन सी कमेटी का कौन चेयरमैन बनेगा और कौन सी कमेटी किस तरह से काम करेगी। तो स्पीकर का भैया बहुत काम है। स्पीकर आपने खाली टीवी पे देखा है काम करते हुए कि आप बैठ जाइए आप उठ जाइए, सिर्फ उतना काम नहीं है। स्पीकर के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम दिया गया है और स्पीकर जो है वही अल्टीमेटली आर्बिटर और इंटरप्रेटर है। अगर कोई प्रोविजन हाउस का ठीक से नहीं चल रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई हाउस के फंक्शनिंग में, तो स्पीकर के डिसीजंस को फाइनल माना जाता है, स्पीकर के डिसीजंस को बाइंडिंग माना जाता है। आपको मानना पड़ेगा, अगर स्पीकर की बात नहीं मानोगे, स्पीकर जो कहेगा उसको अगर नहीं मानोगे तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और नॉर्मली उसके उसके रोल को, उसके डिसीजंस को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ताकि उस पोस्ट की गरिमा बनी रहे, ताकि उस पोस्ट की जो डिग्निटी है वो आपकी बनी रहे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जितना आपको मैंने बताया इस स्पीकर के रोल के बारे में। स्पीकर के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भाई स्पीकर के पास काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हैं, जैसे मसलन जो स्पीकर होता है वही होता है हेड ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसका हेड। यहां से अब ये सारे एमसीक्यू आगे इंपॉर्टेंट वाले, जो स्पीकर की अथॉरिटी है सेक्रेटेरिएट स्टाफ के ऊपर, वो सारी उसी की जिम्मेदारी है। अगर आपको अगर अगर आपका कोई जो पार्लियामेंट हाउस है उसके अंदर आप कोई ऑल्टरेशन, कोई एडिशन नहीं कर सकते, कुछ भी नया एक सिंपल एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते पूरे पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास, अगर स्पीकर ने परमिशन नहीं दी है। तो स्पीकर की परमिशन, अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर कोई भी चेंज करना है, कुछ भी, कोई नई बिल्डिंग बनानी है, कोई नया ऑफिस बनाना है, कुछ भी करना है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो पहले स्पीकर की परमिशन लगेगी, उसके बाद आप उसके अंदर कोई चेंजेस करोगे। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। और जो स्पीकर के जो डिसीजंस हैं, स्पीकर के थ्रू ही जितने भी आपके हाउस के डिसीजंस होते हैं स्पीकर के थ्रू ही कम्युनिकेट किए जाते हैं। स्पीकर के जो डिसीजंस हैं वो डिसाइड करते हैं रूल ऑफ हाउस कैसे काम करेगा, प्रोसीडिंग्स कैसे जो है यहाँ पे चलेंगी दोस्तों। इसके अलावा भी कई सारे रोल हैं, और भी रोल होते हैं स्पीकर के, जैसे कि स्पीकर का अप्रूवल की जरूरत पड़ती है फॉर द डेट ऑन विच हाउस विल स्टार्ट बिफोर इट कन्वे टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, स्पीकर डिसाइड करता है कौन कौन से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स के अंदर कौन सा, जो पार्लियामेंट एड्रेस होता है उसमें क्या, प्रेसिडेंट एड्रेस होता है उसमें कौन से अमेंडमेंट करने हैं, क्या करने हैं, ये आपको मैंने बता दिया। बिल्स के रिगार्डिंग जो है स्पीकर का परमिशन चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्पीकर की परमिशन के कोई बिल के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकती। और स्पीकर स्पीकर के पास ये प्रिविलेज होता है, स्पीकर के पास ये पावर होती है कि जो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस हैं, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उनके जो भी प्रिविलेजेस क्वेश्चंस हैं वो स्पीकर ही हैंडल करता है। So, बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारे पावर है यार स्पीकर के पास, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वैसे बता देता हूं। स्पीकर को माना जाता है एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको आईपीजी के नाम से भी जानते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को 1949 में बनाया गया था, जो नेशनल ग्रुप है सभी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और मेन ब्रांच है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में। अच्छा देखो, ऐसा भी होता है, एक कमेटी होती है जिसमें सारे विधानसभा के जितने स्पीकर हैं, सारे स्टेट के विधानसभा के स्पीकर्स हैं, उन सब की कमेटी का जो हेड है वो भी लोकसभा का स्पीकर माना जाता है। तो स्पीकर के पास काफी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है सर, आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आपको जो है स्पीकर के बारे में आज के यहाँ पे इस टॉपिक के बाद क्लियर अच्छे से हो गई होंगी। तो ये था हमारा स्पीकर के ऊपर छोटा सा वीडियो, आज के न्यूज़पेपर से इंस्पायर्ड है।
अब मैं इनफैक्ट सोच रहा हूं कि आपके लिए इंडिविजुअल वीडियोस बना दूं, जिस दिन की जो न्यूज होंगी उन न्यूज को लेकर के आपके लिए एडिटोरियल्स और हर चीज की वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है वो लाइव हो गया है, उस कोर्स को भी आप उतना ही प्यार दीजिए और हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर अपना प्रीलिम्स क्लियर कीजिए आशीष मलिक आईएएस एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा, जाने से पहले जरूर लाइक करना, कमेंट करना। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आशीष मलिक आईएएस एकेडमी के नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लें। सारे अपडेट, सारे वीडियोस के लिंक आपको मैं यहाँ पे देता रहूंगा। यूपीएससी की पूरी गाइडेंस और स्टेट पीसीएस की गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आज की दूसरी वीडियो में बहुत ही जल्द, जो एक और अलग टॉपिक के ऊपर मैं लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।